अंदर से बहुत ज़्यादा ये लगता है कि आज भी इस देश में ना अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हुई महिला अकेली है। एक दिन अगर महिलाएं चूल्हा नहीं जलाए ना किसी भी मुद्दे पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम एकजुट नहीं हैं। आज भी परिवार में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही महिला, उसको घर में पुरुष साथी साथ दे देंगे लेकिन महिला साथ नहीं देगी। हमें ना बहुत छोटेपन से हमारे आसपास ऐसे दायरे खींचना शुरू हो जाते हैं, चक्रव्यूह बनाना शुरू हो जाते हैं बहुत ही छोटेपन से कि तुम स्त्री हो। बहुत छोटी लड़की को बोल दिया जाता है ऐसे बैठो, ऐसे बात करो। फिर धीरे धीरे ना, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, हम उसको एज अ मनुष्य एक इंसान के तौर पर पहले ट्रीट करें, बाद में वो स्त्री या पुरुष जो भी है। तुम्हारे जन्म के समय चेहरों की उदासी से शुरू होकर तुम्हारे कौमार्य पर तंती भ्रकुटी रेखाओं से होते हुए सदा सुहागन रहो के आशीर्वाद तक पंक्ति दर पंक्ति रचा गया है यह चक्रव्यूह। अब जबकि तुम लड़ते लड़ते पहुंच चुकी हो भीतर तक, तो बस यह याद रखो कि तुम अभिमन्यु नहीं अर्जुन हो इस महाभारत की, और तुम्हें बखूबी ज्ञात है हर चक्रव्यूह का रहस्य। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। किताबों के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हैं वो होती रहनी चाहिए। किताब लिखने में एक लेखक बहुत जद्दोजहद करता है, बहुत मेहनत करता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम टॉकिंग बुक्स के अंदर लेखक की कहानी और किताब के पीछे की कहानी आप तक पहुंचा पाएं। इसी श्रृंखला में आज हम जिस किताब पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है चाबियां उम्मीदों की। लेखक ममता पंडित लेखिका हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू अंकुर। शुरुआत हम चूँकि कवर मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसमें चाबियां लगी हुई हैं, तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ कि कवर की क्या कहानी है किताब में जाने से पहले। जी कवर, क्योंकि एक मैं मैसेज देना चाहती थी कि हमारे दिमाग पे ना बहुत मुख्यतः ये स्त्री चेतना पर आधारित किताब है, स्त्रियों के मुद्दों को उठाती है और बहुत समय से हमारे दिमाग पे ना ताले लगे हुए हैं। हाँ। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जंग लगा हुआ पुराना सा ताला है जो शायद काफी समय से बंद था। हाँ। और चाबियों का एक गुच्छा है। तो चाबियां बहुत सारी हैं। हाँ। लेकिन उसमें से कोई एक है जिससे वो ताला खुलेगा। हाँ। हमें ये उम्मीद रखनी है कि उसमें से किसी एक चाबी से वो ताला खुलेगा, और वो ताला खुल गया है। हाँ। अच्छा, ये नाम क्यों है इसका, चाबियां उम्मीदों की? क्या कारण है ये नाम रखने का? इसमें एक प्रतिनिधि कविता है, मैं उसकी कुछ लाइनें, और कविशाला पे भी है। अब अगर आप मुझे मेरी प्रोफाइल देखेंगे कविशाला पे काफ़ी समय से लिख रही हूँ मैं, तो ताले और चाबियां इसकी प्रतिनिधि कविता है। तो उसमें मैंने चाबियों का जिक्र किया है कि चाबियां थमा बना दिया गया मुझे मालकिन। हाँ। और मैं इसी भुलावे में तालों में उलझती रही दिन ब दिन। तो ये चाबियों की कहानी है कि चाबियां थमा के हमें मालकिन बना दिया जाता है। लेकिन उसकी जैसे आखिरी पंक्ति है कि उसे देर से समझ में आता है कि उन चाबियों से वो खुद को ही कैद कर रही है। हाँ। उसे मालकिन नहीं बनाया गया, वो खुद को ही कैद कर रही है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि उन चाबियों से अब दूसरे ताले खोले जाएं, जो बरसों से चली आ रही है। एक सोच के ताले हमारे दिमाग पे पड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ताले खोले जाएं। ओके, आपकी क्या कहानी है? क्योंकि एक जो लेखक होता है उसमें उसकी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं, कई बार ये कारण होते हैं किताब लिखने के। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपने पहला पॉइंट कि आपकी क्या कहानी है, दूसरा क्यों जरूरत पड़ी इस किताब को लिखने की? जी देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी भी चीज़ से तकलीफ हो तो उसे व्यक्त करो, किसी भी चीज़ से तकलीफ हो तो उसे व्यक्त करो। लेकिन मुझे लगा कि लिखना ही अभिव्यक्ति का एक सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि अच्छा आप किसी पद पे पहुंच जाए जहां आप कुछ बदल पाए, वहां आप काम करो। हाँ। तो हम लेखक क्या कर सकते हैं? सिर्फ मुद्दे लिख के उठा सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो जो डिप्रेशन या जो चीज़ है कहती है ना कुंठा, अगर वो चीज़ व्यक्त नहीं होती, जो चीज़ें तकलीफ दे रही हैं वो अगर व्यक्त नहीं होती तो वो अवसाद, स्ट्रेस इनका रूप ले लेती है। तो मुझे शुरू से लगा कि कविता या कहानी, जो चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही थी, आसपास देख रही थी, हाँ। तो मुझे लगा कि हाँ लिखना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। अच्छा, आपने कविशाला का जिक्र किया कि इसमें कुछ कविताएं कविशाला पे भी पढ़ी हैं, तो मैं दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपसे समझना चाहूँ कि इसमें कितनी कविताएं लोग कविशाला में पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस किताब के पाठक होते, आप लेखक नहीं होते, तो आप अपने जो पाठकों को आपने किताब पढ़ी होती, आपके जो फेलो पाठक हैं, फेलो रीडर्स हैं, उनको क्यों सजेस्ट करते हैं कि किताब पढ़नी चाहिए? जी देखिए, मुझे मतलब मैं जैसे कहती हूँ स्त्री चेतना की बात करती हूँ, मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा ये लगता है कि आज भी इस देश में ना अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हुई महिला अकेली है। लेकिन वो
क्योंकि वो एकजुट नहीं है। मैं अभी एक कोई धर्म का झंडा खड़ा कर दूं, लोग एकजुट हो जाएंगे, बैंक के लोग एक हो जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है महिलाओं की हड़ताल नहीं होती है इस देश में। एक दिन अगर महिलाएं चूल्हा नहीं जलाए ना किसी भी मुद्दे पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम एकजुट नहीं हैं। आज भी परिवार में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही महिला, उसको घर में पुरुष साथी साथ दे देंगे, लेकिन महिला साथ नहीं देगी। अगर वो कार्यस्थल पे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका पुरुष सहकर्मी बोलेगा कि चलो कंप्लेंट करते हैं, सहेली क्या बोलेगी, नौकरी बदल लो। तो मैंने ये बहुत महसूस किया कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही महिला बहुत अकेली है। तो मेरी ये जो कविताएं हैं मैं हर उस महिला को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी रचनाएं पढ़ के उसे लगेगा कि ये उसकी ही कहानी है। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं एकजुट हों, वो एक साथ आए, क्योंकि उनके मुद्दे एक हैं, उनकी परेशानियां एक हैं। हर एक मेरी महिला पाठक और पुरुष भी इस चीज़ को समझेंगे कि जो कुछ मैंने व्यक्त किया है वो आसपास समाज में हो रहा है, और अगर वे सब उससे जुड़ के उसका एक सॉल्यूशन सोच पाएंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। दूसरा पार्ट था इसमें कितनी कविताएं लोग अगर कविशाला में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं? जी बहुत सारी। जैसे आप जानते हैं मही संदेश पत्रिका से मैं जुड़ी हूँ, तो हमने जयपुर में एक कार्यक्रम किया था, आप आए थे उसमें। तब से मैं कविशाला पर लिख रही हूँ, जब से कविशाला बहुत पहले शुरू हुआ था तब से जुड़ी हुई हूँ। खनक आप पढ़ सकते हैं, ताले और चाबियाँ जो इसकी प्रतिनिधि कविता है वो पढ़ सकते हैं। डोर और पतंग एक और मेरी बहुत अच्छी कविता है, वो आप कविशाला पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें से कुछ कविताएं आप ज़रूर कविशाला पे मिलेंगी आपको। अच्छा, मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे एक इसमें कविता दिखी, चूँकि फरवरी चल रहा है, प्यार का महीना है, जिसका टाइटल है प्रेम, है ना। तो मैं उसको आगे बढ़ने से पहले पढ़ के फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ कविताएं पढ़ें। तो मैं 84 पेज पे है एक कविता जिसका टाइटल है प्रेम। बड़ी बड़ी तस्वीरों सा महंगे फ्रेम में जड़ा कर रंगीन दीवारों पर सजा दिया गया प्रेम, बिकने को तैयार है खरीदारों की भीड़ में, बाजार में बिगुल सा बजा दिया गया प्रेम। जिंदगी के सच को एक ढोंग से ढककर किसी साजिश के तहत रचा दिया गया प्रेम। सिकन सिकवा शिकायत अब कुछ भी बाकी नहीं, किसी सस्ते से नशे सा पचा लिया गया प्रेम। पाक मोहब्बत की बातें कब की हवा हुई, उंगली पर स्वार्थ की नचा दिया गया प्रेम। बहुत शानदार कविता है और मुझे लगता है कि जो प्यार का महीना है तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर किसी को डेडिकेट भी करना चाहें तो वो डेडिकेट कर सकते हैं अपने प्रेमिका को, प्रेमी को। अब मैम किताब चूँकि कविताओं की है और कविशाला पे हम बात करें, तो हम आपसे इस किताब में जो भी आपकी पसंदीदा कविताएं हैं हम चाहेंगे आप दर्शकों के लिए वो पढ़ पाएँ, जी ज़रूर। क्योंकि जैसे आपने बात की प्रेम के महीने की, वो थोड़ी प्रेम की एक अलग तरह की आज की स्थिति को बयां करती कविता थी कि प्रेम में आजकल स्वार्थ ज़्यादा हो गया। लेकिन एक मैं दूसरी कविता पढ़ती हूँ, फरवरी के महीने के हिसाब से पढ़ रही हूँ। वैसे तो मेरी रचनाएं स्त्री चेतना की कविता है, लेकिन क्योंकि अब फरवरी शुरू हो गया है, वैलेंटाइंस वीक शुरू हो गया है, तो एक छोटी सी कविता। तुम्हारा नाम, शक्ल भी याद नहीं तुम्हारी, धुंधली सी भी नहीं, चूल्हे चौके रोजी रोटी में खो गई कहीं। आवाज़, हाँ आवाज़ दोनों बच्चों की पहचान लेती हूँ 100 की भीड़ में भी। तुम्हारी, क्या तुमने मुझे पुकारा था कभी? नाम, हाँ बस वही याद है, बीते हुए कल का बस वही एक टुकड़ा साथ है। फिर भी छोटा जब भी अपने उस दोस्त का नाम लेता है, आंखों में लौटती है चमक, होठों पर मुस्कान खिंच जाती है। मोहब्बत कभी कभी यूं भी अपनी मंजिलें पाती है। तुम्हारा नाम। बहुत शानदार है जी, धन्यवाद। कुछ और साइड कर रहे हैं? हाँ, एक और मेरी ये मेरी बहुत पसंदीदा कविता है, स्त्री चेतना पर आधारित है। इसका नाम है चक्रव्यूह। और मैंने इसलिए लिखी है कि हमें ना बहुत छोटेपन से हमारे आसपास ऐसे दायरे खींचना शुरू हो जाते हैं, चक्रव्यूह बनाना शुरू हो जाते हैं बहुत ही छोटेपन से, कि तुम स्त्री हो। बहुत छोटी लड़की को बोल दिया जाता है ऐसे बैठो, ऐसे बात करो। फिर धीरे धीरे ना, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, हम उसको एज ए मनुष्य, एक इंसान के तौर पर पहले ट्रीट करें, बाद में वो स्त्री या पुरुष जो भी है। लेकिन स्त्री को बहुत पहले से, और ये धीरे धीरे एक चक्रव्यूह की तरह रची गई है ये स्थिति हमारे आसपास। तो उसी पर आधारित मेरी ये कविता है चक्रव्यूह। तुम्हारे जन्म के समय चेहरों की उदासी से शुरू होकर तुम्हारे कौमार्य पर तंती भ्रकुटी रेखाओं से होते हुए सदा सुहागन रहो के आशीर्वाद तक पंक्ति दर पंक्ति रचा गया है यह चक्रव्यूह। अब जबकि तुम लड़ते लड़ते पहुंच चुकी हो भीतर तक, तो बस यह याद रखो कि तुम अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हो इस महाभारत की,
और तुम्हें बखूबी ज्ञात है हर चक्रव्यूह का रहस्य। तुम्हें कर्म पथ का ज्ञान कराने को, तुम्हें कर्म पथ का ज्ञान कराने को ही कही गई है गीता। स्वधर्म की रक्षा के लिए तुम कभी भी खींच सकती हो प्रत्यंचा। स्वधर्म की रक्षा के लिए तुम कभी भी खींच सकती हो प्रत्यंचा। अच्छा, अगर आप, मैं चूंकि आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, आप राजस्थान में रहे हैं, आप जयपुर में रहे हैं। जी जी। जयपुर में किस तरीके का साहित्य गढ़ा जा रहा है? अगर वहाँ की जो लोकल, अब बोली तो नहीं, उसको जिस तरीके से लड़ाई चल रही है आजकल, राजस्थान को राजस्थानी भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से बात की, वहाँ पे एक अलग लड़ाई है इस समय। वो जायज़ भी है कि एक वो चूंकि अलग है, लिपि नहीं है, वो देवनागरी में नहीं है, वो अलग है, बोली है जी। हाँ, अभी बोली है, बट उसको भाषा बनाने के लिए बहुत लोग लड़ाई कर रहे हैं। वाचिक परंपरा वहाँ पे, मुझे राजस्थान बहुत प्रिय है। आर्मी से जुड़ी हुई हूँ, तो जोधपुर और जयपुर 2 जगह हम पोस्टिंग काट चुके हैं, तो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। अगर आप देखेंगे ना, म्यूजिक के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मुझे याद आता है कि जेकेके में आप कभी भी चले जाइए, वहाँ एक नाटक हुआ था अंधायुग। मैंने देखा कि लोग, सीट्स तो बची नहीं थी, बिल्कुल सीढ़ियों पे बैठ के फुल हाउस वो नाटक देखा गया। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे फिल्मों के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी राजस्थानी भाषा में काम होना चाहिए। अभी JLF में बेलंगी एक किताब आई है, तो उस पे राजस्थानी भाषा की, उस पे काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। तो लिख रहे हैं लोग, लेकिन बात यही है कि पढ़ने वाले आगे आएंगे तो भाषा को और मैम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस किताब के लिए। कुछ ऐसी बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया किताब के इर्द गिर्द, अगर आप वो कुछ भी साझा करना चाहें, साझा कर सकते हैं। अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कविशाला की आगे की सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू से देखा है, बस एक ये उम्मीद के तौर पे मैं ये किताब अपने पाठकों को सौंप रही हूँ कि हम अगर चाहे, अगर हमारी सोच बदलेगी। देखिए, महिलाओं के लिए कानून बहुत बन चुके हैं। अगर कानून बदलने से सब कुछ बदल पाता तो अभी तक सब कुछ बदल चुका होता, लेकिन हमें हमारी सोच बदलनी होगी और महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। अगर आप खुद एकजुट होकर, आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी मोहल्ले में भी, अगर आपके परिवार में किसी एक स्त्री के साथ गलत होता है, आप एकजुट होकर उसकी मदद करिए। आपके ऑफिस में या जहाँ भी आप हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाकर एक हो जाइए और अपने साथ, अगर अपनी किसी सखी के साथ, साथी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेंगे, मिलकर कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनाने से परेशानियां सॉल्व नहीं होगी। तो ये किताब मैं एक उम्मीद के रूप में अपने पाठकों को सौंपती हूँ, इस उम्मीद में कि ये कविताएं पढ़कर हम कुछ बदलाव की भूमिका तैयार करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लेखक, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि लेखक बहुत मेहनत करता है। एक जो समाज का आईना होता है, ज़िंदगी का आईना होता है, वो किताब के जरिए समाज को वापस से दिखाने का प्रयास करता है। तो जिन भी लोगों ने किताबें, जिन भी पाठकों ने किताब नहीं पढ़ी, तो किताब पढ़ें, खरीदें और ख़रीद कर किताब पढ़ें, वापस से उसका रिव्यू ऑथर तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑथर तक रिव्यू ही उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो बाकी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू अंकुर। थैंक यू सो मच।